का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आप ये जानते हैं कि जब लाइट की जो रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अपने पाथ से डेविएट होने की जो फिनोमिना है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा कि जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी वो अपने ओरिजिनल पाथ को चेंज कर लेती है। इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी क्या होता है? द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे when it travel from one medium to another medium is called refraction of light. Clear? So बात है refraction of light की कि refraction of light है क्या। refraction of light को समझने के लिए हम ये मानते हैं हमारे पास यहाँ पर दो होमोजीनियस यानी एक जैसे, ये होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये अनदर डिफरेंट टाइप का जो होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें लाइट की स्पीड में कहूं तो इस मीडियम में है v1, यानी इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो है कितना? v1। और इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो है क्या? v2। So we have two different medium, दोनों अलग अलग मीडियम है। अब ये कहे कि ये मैं इसमें ये बता रहा हूं कि यहाँ ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इस रे को आप कौन सी रे कहेंगे? दिस इज इंसिडेंट रे, है ना। सो ये भी क्लियर है कि ये क्या बनाई है मैंने, ये है इंसिडेंट रे। रियल में इसको क्या होना चाहिए था कि इसको स्ट्रेट, यहां मैं नॉर्मल ड्रॉप कर देता हूं। ये जो लाइन है ये क्या है आपके पास में? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा, ये इसका जो ओरिजिनल पाथ है रे का वो ये था, ये इस पाथ से क्या हो जानी चाहिए थी? स्ट्रेट जानी चाहिए थी इस तरह से। ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अब ये ओरिजिनल पाथ से न जा करके अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। डेविएट होने के दो तरीके हैं, एक तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आई और ये दूसरा तरीका है आगे द नॉर्मल। सो मैं ये मान रहा हूं एक बार कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आकर के इस तरह से डेविएट हो रही है। दोनों की हम बात करेंगे कि ये डेविएट इस तरह से हो रही है। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, स्ट्रेट निकलना, और ये ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके क्या हो रही है? डेविएट हो रही है। ये मैं कहूं क्या है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल जिसको मैं एन से कह रहा हूं। और ये जो रे है वो कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है ये। और ये इसका कौन सा पाथ था? ओरिजिनल पाथ, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, इसको बोला जाता है एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो देख रहे हैं आप इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कह सकते हैं डेविएशन एंगल, कि ये इस एंगल से क्या हो रही है? डेविएट हो रही है। डेल्स बोलते हैं, यानी इसकी ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी, ये जो डॉट डॉट है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। लेकिन ये यहाँ क्या हो रही है? डेविएट हो रही है, इस एंगल से डेविएट हो रही है। तो इस एंगल को आप कौन सा एंगल कहेंगे? डेविएशन एंगल। और इसको बोलेंगे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ इसका कहें कि ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये जो मैं रेड कलर में दिखा रहा हूं, ये रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे है, यानी जब इस सरफेस पे गिर रही है कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो रे है ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड, जिसकी स्टडी आप कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में। तो इसलिए हम इसको नहीं करना चाह रहे,
तो ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। ये कब हुआ, जब जिस मीडियम से आ रही थी और दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, उस मीडियम में स्पीड क्या हो गई है, कम। यानी ये हमें कब देखने को मिलता है, जब कंडीशन ये थी। कौन सी वाली कंडीशन थी, यदि आपके पास v1 की वैल्यू कम ज्यादा थी और v2 की वैल्यू कम थी। यानी जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को रेरर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड कम होती है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो यदि ये कंडीशन आप कह रहे हैं कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड मच मोर है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड लेस है, तो हम कहेंगे जिस मीडियम में लाइट की स्पीड मोर है वो मीडियम होता है रेरर मीडियम, और जिसमें स्पीड लेस होती है वो होता है डेंसर मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कब हुआ, जब वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, तब वो किधर डेविएट हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर आती है। इन सभी का भी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। स्नेल्स लॉ जब पढ़ लेंगे उसके बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वो नॉर्मल की ओर क्यों आ रही है, और कई बार ये होता है कि वो नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे मैं एक केस दूसरा यहाँ पे बना रहा हूँ, यही है आपके पास में ये मीडियम, मैंने ये माना ये इस तरह से था मीडियम, और ये मीडियम अब की बार मैं कह रहा हूं, यहां मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं, ये v1 इज लेस देन v2, यानी ये मीडियम क्या है, डेंसर। डेंसर मीडियम का मतलब जिस मीडियम में स्पीड क्या हो, लेस हो, उस मीडियम को हम कौन सा मीडियम बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो यहाँ आप बताइए ये जो मीडियम है ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम मान रखा आपने। ये मीडियम कैसा मान रखा है, डेंसर मीडियम। और ये जो मीडियम मान रखा है वो मीडियम कौन सा मान रखा आपने, रेरर मीडियम। में अपोजिट लिख लिया, ये कौन सा मीडियम मान रखा आपने, रेरर मीडियम। और ये मीडियम कौन सा अज्यूम कर रखा आपने, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब आप यहां पे देखें कि कुछ अपोजिट कर रहा हूं इसका। इस केस में मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं कैसा मीडियम, डेंसर। ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये आपका है रेरर मीडियम। जब यहां से रे इंसिडेंट हुई, यानी कैसे पता लगा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड लेस होती है वो मीडियम क्या होता है, डेंसर। ध्यान रखिए डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड क्या हो, लेस हो, और रेरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड क्या हो, मोर हो। तो मीडियम नंबर 1 में जो स्पीड है वो लेस मान रखी है, इसका मतलब मीडियम 1 क्या है, डेंसर, और इसमें स्पीड क्या मान रखी है, मोर, तो ये मीडियम क्या है, रेरर। तो ऐसा होगा जब ये रेरर मीडियम डेंसर से रेरर में एंटर करेगी। जैसे ये मीडियम कैसा था, डेंसर, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है आपके पास में, ये नॉर्मल है इस तरह से, और ये इस रे का क्या था, स्ट्रेट पाथ था, ऐसे जाना चाहिए था उसको, लेकिन क्या वो ऐसे जाएगी नहीं, वो अपने पाथ से डेविएट होगी। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने के कारण वो स्ट्रेट ना जा करके अपने पाथ को छोड़ देगी, और किस तरह से, अब की बार जस्ट अपोजिट होगी। इस बार वो क्या हो रही थी, नॉर्मल की तरफ आ रही थी, और अब वो जाएगी नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर, यानी इस तरह से। ये अब ये जो एंगल देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल नॉर्मल का, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, है ना। ये तो हो गया एंगल I, और ये एंगल हो गया R। क्लियर। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहां ये दिख रहा हमें कि जब कोई भी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल से अवे जा रही है, और ये जो एंगल है उसकी डायरेक्शन डॉट डॉट क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या है, ये आपकी है रिफ्रैक्टेड रे। इनके बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल कितने एंगल पे डेविएट हुई है, ये इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये जो एंगल है वो क्या है, डेल है,
डेविएशन एंगल। क्लियर? ये क्या है? नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये क्लियर हो गए। अब यहां बात करेंगे हम कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, यानी इस रे ने अपना क्या चेंज कर लिया? पाथ चेंज कर लिया। क्लियर है? यानी चेंज इन डायरेक्शन कहो या चेंज इन पाथ। डायरेक्शन भी कह सकते हैं, इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन ये थी, इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम डिफाइन करें? चेंज इन, यहां देखिए, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। किसकी? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन किसी वेव का नहीं, किसी लाइट की बात चल रही है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे when it passes from one medium to another medium, when it passes या when it enter from one medium to another medium is called refraction of light, is called refraction of light। इसको क्या बोला जाता है? refraction of light कहा जाता है। क्लियर है? change in the phenomena of change in direction of light ray when it enter from one medium to another medium is called refraction of light। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? refraction of light कहते हैं। ये फिनोमिना को, यदि आपके माइंड में ये हो रहा हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कॉज है वो क्या है? डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड का भी क्या होना? डिफरेंट होना। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का जो कॉज है वो है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसी की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ये बात क्लियर है? दूसरा, आप ये माइंड में फीड होना चाहिए कि डेंसर मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम वो होता है जैसे दो मीडियम है, आप कौन से को रेयर और कौन से को डेंसर कहेंगे? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक को डेंसर कहा जा सकता है और दूसरे को क्या कहा जा सकता है? रेयर मीडियम कहा जा सकता है। रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो? मोर हो, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो? लेस हो। सो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से किस में आ रही है? डेंसर मीडियम में, तो वो क्या हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उल्टा हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, सो वो क्या जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो डॉट डॉट है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये डॉट डॉट क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इनके बीच के एंगल को बोला जाता है डेविएशन एंगल। So what is deviation angle? It is the angle between direction of incident ray and refracted ray। इनके बीच बनने वाले एंगल को हम कहते हैं deviation angle। So note down, नोट कर लिया? हाँ, एक बात ये और देखिए कि रिफ्रैक्शन में क्या फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो क्या रहती है? अनचेंज्ड। यानी ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में भी अनचेंज्ड बताई थी और रिफ्रैक्शन में भी क्या रहती है? अनचेंज्ड। बाकी वेवलेंथ यहाँ चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, वहां वेवलेंथ और स्पीड भी क्या थी? अनचेंज्ड। खैर हम नोट करेंगे, पहले ये आपने नोट कर लिया, तो अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। वहां पे हम ये बातें भी देखेंगे थोड़ी देर बाद में कि ये नॉर्मल की ओर कब आ रही है और नॉर्मल से दूर कब जा रही है, ये सब बातें। तो अभी आप बात करेंगे क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो,
लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन फर्स्ट तो ये है कि आई एंड आर लाइज इन द सेम प्लेन एंड मीट एट ए कॉमन पॉइंट। आई कौन? इंसिडेंट रे। देखो बोर्ड वाले प्लेन में ही है, जैसे ये मीडियम यहाँ पे एयर और नीचे वाटर है, तो ये इंसिडेंट रे, फिर ये नॉर्मल और ये रेफ्रेक्टेड रे, तीनों क्या करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन आप नोट साथ साथ करेंगे। क्या? लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन में फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको क्या नोट करना है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रेफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। ये ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था। तो फर्स्ट नोट करेंगे क्या? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रेफ्रैक्टेड रे, रेफ्रैक्टेड रे, रेफ्रैक्टेड रे lies in the same plane and meet at एक कॉमन पॉइंट, मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। जैसे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या सेकंड और वो इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है? साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। साइन आई का रेशियो और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। क्या कहा? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ sign of angle of incidence, angle of incidence and sign of angle of refraction, angle of refraction remain कांस्टेंट। इनका रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि उस कांस्टेंट को हम सेकंड मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अभी हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे। अभी तो हम स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा मैथमेटिकली? साइन आई और साइन आर, यानी साइन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन आर की भी इंक्रीज होगी, तभी तो ये वैल्यू क्या हो पाएगी? कांस्टेंट हो पाएगी। यानी ये पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट तभी रह सकती है जब आई इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा? इंक्रीज, तभी ये रेशियो क्या रह पाएगा? कांस्टेंट रह पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इंपॉर्टेंट है। इसको सेकंड को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, इससे ये स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। जहां भी रेफ्रैक्शन की बात चलती है वहां स्नेल्स लॉ को नहीं बुलाया जा सकता। वहां हर एक आंसर हम स्नेल्स लॉ की हेल्प से ही देते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, या फिर कह सकते हैं आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तभी तो ये रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको कौन सा लॉ बोला जाता है? स्नेल्स लॉ, है ना? SNESS, स्नेल्स लॉ बोला जाता है। ये रेफ्रैक्शन के लिए है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि रेफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? चेंज या अनचेंज्ड? अनचेंज्ड रहती है। नोट करेंगे इसको। क्या? नोट में रखिए इसको। द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड इन रेफ्रैक्शन। द फ्रीक्वेंसी
ऑफ लाइट remains अनचेंज्ड रहती है अनचेंज्ड इन रेफ्रैक्शन में क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है, वाइल वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस। वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, आपको मैं ये एक्सप्लेन करूं कि ये बात ऐसा क्यों हुआ, ये चेंज क्यों होगी। ये तो रहेगी क्या, अनचेंज्ड, और ये रह जाएगी चेंज्ड, है ना, ये वेवलेंथ। क्योंकि वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है लैम्डा वेवलेंथ, वो होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड में चेंज आ रहा है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। यानी वेवलेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्पीड के। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं रही, स्पीड चेंज हो रही है, हमने देखा है ना। डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, रेयर मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है। तो मीडियम चेंज होने पर क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होने पर क्या चेंज होगा, वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, रिफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होगा, वेवलेंथ लाइट की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि वेवलेंथ है वो स्पीड के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि क्या कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए इसको, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा यूजेस बताऊंगा मैं। पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड चलेगी, क्लियर। अब देखिए, हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद में बात करते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है। जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैंने स्नेल्स लॉ की बात की, तो मैंने कहा साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे, इसको बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, बात आती है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पढ़ते हैं, जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो टॉपिक का नाम आप लिखेंगे क्या, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो म्यू से या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, जैसे मैंने ये कहा μ21, ऐसे लिखता हूं मैं क्या, μ21, इसका मतलब क्या होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहां जो लिखा जाता है उसका है सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और यदि जहां भी मैं ये लिखता हूं μ12, इसको क्या पढ़ा जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। यानी ये है फर्स्ट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के। तो ये क्या है, यानी μ21 क्या होगा, μ21 को हम इस तरह से कह सकेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं 2 का, तो इन मीडियम 2, और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वहां लिखा जाएगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यानी जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा उसकी स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और ऊपर होगा जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे उसमें।
तो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो μ21 को हम कह सकते हैं क्या, v2 और v1, ये यानी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ उस मीडियम में लाइट की स्पीड जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि आप यह कहें कि आपको ऐसे लिखना होता μ12, यानी कौन से मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम के रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करते, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी नीचे कौन से मीडियम में, जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऊपर उस मीडियम में लाइट की स्पीड जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कौन से, 2 में। इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं μ12 ये होगा क्या, v1 और ये होगा v2, इस तरह से। इसको क्या बोला जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इसको क्या बोला जाएगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। v1 क्या है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड, और v2 क्या है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड। आप ये ध्यान रखें, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी कम है उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप समझ गए होंगे। तो डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा हो। तो जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है वो मीडियम क्या होगा, उतना ही डेंसर होगा। तो अब हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कौन सा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आप इनको ध्यान रखिए, मैं इनको यहाँ पे इक्वेशन नाम देके चल रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 नाम देके चल रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी किसी भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जब किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं कौन सा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी यहाँ जो लिखा है उसकी जगह क्या आ जाए, वैक्यूम। किसी भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसके रेस्पेक्ट में निकालें, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालें, तो उस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है कौन सा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसमें क्या होता है, इट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो आप नोट करेंगे क्या, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दो वेलोसिटीज का रेशियो है। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। ये यहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें जो भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं, जैसे कहा जाता है कि ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है। वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कहते हो 1.33 है, इसका मतलब वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है, वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है। तो जो भी वैल्यूज है जो हमें गिवन होती है, वो सारी की सारी वैल्यूज है, वो किसके लिए गिवन होती है, वो हमें गिवन होती है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो हम जैसे यहाँ पे मीडियम नंबर 2 का
एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, मीडियम नंबर 2 का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। एब्सोल्यूट का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के, तो यहां कुछ नहीं लिखा जाएगा। वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में डायरेक्ट मैथमेटिकल वे में लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1, यहां किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और यहां जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c ही मानते हैं, ये वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास ये 2 इक्वेशंस इस तरह से आ रही हैं, जैसे इनको भी कुछ नाम दे दें, 3 और इक्वेशन 4। अब 3 और 4 इक्वेशंस को मैं यदि डिवाइड करता हूं तो ये रेशियो, ये जो आ जाती है क्या, μ2 अपॉन μ1, इसको हम कह सकते हैं क्या, c डिवाइडेड बाय v2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय c, और ये c से क्या हो गया, c कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू है ये आ गई v1 अपॉन v2, यानी μ2 अपॉन μ1 है, उसको आप लिख सकते हैं क्या, v1 अपॉन v2। क्लियर है, लेकिन v1 अपॉन v2 तो किसका वैल्यू था, देखो यहां से आपने कहा है ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 को लिख सकते हैं v1 अपॉन v2, यानी ये जो एक्सप्रेशन आया यहां से, वो आप कह रहे हो μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हैं आप, v1 अपॉन v2। लेकिन v1 अपॉन v2 तो किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू है ना, तो μ2 अपॉन μ1 है, वो होगा सेकंड मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर, अब इसको हम इस तरह से करें, यहां यानी आपके पास 2 मीडियम है क्या, एक तो सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो, जबकि अपने को सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब है किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में, वैक्यूम या किसी भी कॉमन मीडियम के रेस्पेक्ट में गिवन हो, तो इसको ये लिखा जा सकता है ना, जैसे ये, अब जैसे आपको ये कह दिया कि आपको कैलकुलेट, आपको वाटर का दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और आपको ग्लास का दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, और आपको ये कह दे वाटर का निकालिए किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ये तो उनके कौन से रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप इसको किस तरह से निकालेंगे, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में है, एयर और इसके रेस्पेक्ट में। तो आप ये समझ गए होंगे, जैसे आपको वाटर का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ग्लास का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और आपको कह दिया वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालिए, तो देखिए क्या, μ21, तो ये तो μ2 अपॉन μ1, देखो यहाँ ऊपर μ2 होगा और नीचे क्या होगा, μ1। इसी तरह से देखो μwg है, यानी वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर क्या आएगा, μ वाटर डिवाइडेड बाय μ ग्लास, यही तो था, μ1 था तो ऊपर क्या रहा था, μ2, और नीचे क्या रहा था, μ1। सेम इसी तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप नोट करिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। सो ये जो फॉर्मूला है ये आप स्पेशल में भी नोट कर लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, अलग से नोट में भी लिख दें, फॉर न्यूमेरिकल μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वेवलेंथ है वो स्पीड के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखवाया था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, है ना। तो λ1 v1 के और λ2 v2 के, ये है ना, ये रिलेशन न्यूमेरिकल में। ये मैंने λ1 अपॉन λ2 क्यों लिख दिया, क्योंकि वेवलेंथ स्पीड की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट
आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक सर्टेन लाइट की, किसी भी लाइट के कलर की जो एयर है, एयर में वेवलेंथ गिवन है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, और फिर कह रहा है वाटर में उसकी जो वेवलेंथ है वो हो जाती है 4500 एंगस्ट्रॉम। तो कहा गया है वाटर में उसकी स्पीड कैलकुलेट करिए। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द स्पीड, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, द स्पीड ऑफ वेव light in not speed, the wavelength of light in air या vacuum is 6000 एंगस्ट्रॉम। एक सर्टेन कलर के लिए, सर्टेन कलर की लाइट के लिए वो इतनी है ना। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट, उसी लाइट की बात कर रहा है, बिकम्स 4500 एंगस्ट्रॉम इन वाटर। वाटर में उसकी वेवलेंथ है वो इतनी एंगस्ट्रॉम हो जाती है। फिर कहा है फाइंड द स्पीड of the light in water, water में उसकी स्पीड कैलकुलेट करी। यू हैव टू डिफरेंट मीडियम, वन इज वैक्यूम एंड सेकंड वन इज वाटर। आपके पास एक तो वैक्यूम मीडियम की बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, और दूसरा वाटर है। फर्स्ट हम वैक्यूम मान लें और सेकंड क्या मान लें? वाटर। तो फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ हमें गिवन है, कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। और सेकंड मीडियम में यानी चेंज हो जाती है, रिफ्रैक्शन में होता है ना, हाँ, 4500 एंगस्ट्रॉम। फिर कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जबकि वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब फर्स्ट मीडियम में अंडरस्टूड है, हमें लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कहीं गिवन नहीं है लेकिन हमें पता है, तो कॉमन सेंस से ये नोट लिखना हमें कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वाटर में उसकी स्पीड यानी आपको सेकंड मीडियम में उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आप कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे? v1/v2 = λ1/λ2। सो यहां से आप लिख सकते हैं क्या? v1/v2 = λ1/λ2। तो ये होंगे v1 की वैल्यू फर्स्ट मीडियम में कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय v2 कितनी है? 45। ये तो यूनिट तो सेम ही है, 4500। एजी का ये तो स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। और सेकंड मीडियम में हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम, और सेकंड मीडियम में कितनी हो जाती है? 4500 एंगस्ट्रॉम। सो यहां से हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। v2 की वैल्यू देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा क्या? 6000 v2 = 3 × 10⁸ × 4500, या ये जो वैल्यू है v2 की वो आ जाएगी आपके पास 3 × 10⁸ × 4500 डिवाइडेड बाय ये 6000। तो ये जो आपके कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद में ये और ये 9 और ये 12, 27 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 12 to 24 to 24 to 60 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस मीडियम में जो इसकी स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको वाटर का, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया तो देखिए आपको वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्लियर? वाटर का गिवन होगा और किसका, ग्लास का गिवन है, और आपको कहा गया है वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालिए। यानी जो गिवन है वो उनके एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी वो वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में है, और आपको कहा गया है वाटर का किसके रेस्पेक्ट में निकालिए, ग्लास के रेस्पेक्ट में। सो मैं नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है the refractive index next numerical है refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 3/2. Find out the refractive index of water with respect to glass. वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करिए। ये आपका क्वेश्चन। मैंने जब आपको बताया था इस तरह का कि μ2 1 हो तो क्या होता है μ2 अपॉन μ1, और इसी तरह से μwg हो तो क्या होगा μw अपॉन μg, यही होगा। यानी वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उल्टा हो ऐसे हो μgw हो तो क्या होगा म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर, इस तरह से। ये तो यहाँ जो वैल्यूज हमें गिवन है, ये तो मैंने जो थ्योरी आपको करवाई थी उससे रिलेट किया इसको। अब हम बात करते हैं हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में, उस पर आते हैं। हमें क्या क्या गिवन है वो देखिए। हमें जो गिवन है यहाँ वैल्यू वाटर का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, यानी कुछ नहीं है, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में है वो वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में वो गिवन है। यानी म्यू किसका गिवन, हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। हमें जो गिवन है वो म्यू डब्ल्यू है ना, कितना 4/3, और क्या गिवन है म्यू जी गिवन है। म्यू जी की जो वैल्यू है ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 3/2। हमें निकालना है वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 4/3 डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करना है 3/2 से। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 8/9। यूनिट होती है क्या, नहीं, कोई यूनिट नहीं होती, ये क्या होता है यूनिटलेस। तो ये आ जाएगा आपके पास में वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है? सो नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लिया। तो आप ये देखिए क्या जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए यदि आप ये कहें एयर है और एक जगह की जो एयर है उसका टेम्परेचर बहुत कम है और दूसरी जगह की एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या दोनों जगह का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा? नहीं, दोनों जगह का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि एक मीडियम क्या होगा रेयर मीडियम होगा और दूसरा मीडियम क्या होगा डेंसर। डेंसर मीडियम आप किसे कहते हैं? जिस मीडियम में स्पीड क्या हो, ज्यादा हो या कम। डेंसर मीडियम में ध्यान रखिए स्पीड क्या होती है, कम, और रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है, ज्यादा।
दूसरा बात है डेंसर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। आप सीधा ध्यान रखिए कि डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ। डेंसर जो मीडियम है, डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि मीडियम में स्पीड तो क्या होती है, लेस होती है। डेंसर मीडियम की स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होती है, कम होती है। और दूसरा ध्यान रखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड के किस तरह से कोरिलेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, मोर होता है। जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही क्या होगा, डेंसर होगा। तो डेंसर मीडियम की ये पहचान है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड तो क्या होती है, कम, और उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास दो तरह के एयर हैं, यहां भी एयर है, ये एयर है, नोट नहीं करने के लिए है, ये एयर है जैसे, और ये भी एयर है। यहां का टेम्परेचर क्या है, यहां का टेम्परेचर कम है, बहुत कम है, टेम्परेचर लेस है। और यहां का टेम्परेचर क्या है, मोर है। यहां का टेम्परेचर लेस होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी क्या होगी, कम। और यहाँ क्या टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ के मोल्स जो मॉलिक्यूल्स है एयर के, उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो स्केप करेंगे, अलग अलग होंगे। और अलग अलग होंगे तो ये मीडियम कैसे मीडियम की तरह से बिहेव करने लगेगा, वैक्यूम की तरह से, क्योंकि वहां एयर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कुछ मीडियम कुछ किससे मिलता जुलता मीडियम होगा, वैक्यूम से। तो वैक्यूम का मतलब यहाँ डेंसिटी वो कम होगी, यानी ये मीडियम क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने पर ये मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, और ये मीडियम क्या बन गया, रेरर मीडियम बन गया। इसका मतलब रेरर मीडियम तो वो होता है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेस। डेंसर का मोर होता है तो रेरर का क्या होता है, लेस। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम। मीडियम टेम्परेचर बढ़ाने पर मीडियम क्या बन गया, रेरर। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो मीडियम बन गया रेरर। और रेरर मीडियम बन गया तो रेरर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेस। तो हम नोट कर लेते हैं क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नोट में लिखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium decreases with increasing the temperature, यानी आप ये कहें जहां एयर हॉट एयर है, गर्म हवा है, वो हॉट एयर है, वो कैसा मीडियम की तरह से बिहेव करेगी, वो रेरर मीडियम की तरह से बिहेव करेगी एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्या कहा मैंने, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ये है इफेक्ट टेम्परेचर का किसी भी मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब ये बात क्लियर हो गई, इसको आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में भी रेफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, वो भी क्या है, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही रेस्पॉन्सिबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से वाटर में डिप करते हो तो उसका ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, या किसी भी रोड को पानी में डुबो देते हैं तो उसका बेंड दिखाई देना, इसके लिए भी क्या कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा अपन देखें, यदि वाटर में कोई आपने कॉइन डाल दिया, सिक्का डाल दिया, तो वो अपनी ओरिजिनल जो डेप्थ है, रियल डेप्थ है, उससे वो डेप्थ हमें क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। इसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन राइज और सनसेट, सब जब राइज होता है एक्चुअल राइज से, उससे हमें पहले दिखाई देता है 2 मिनट, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब सारी जो बातें हैं, जितने भी फिनोमिनास हैं, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप ये देखें, आयनोस्फीयर की डिफरेंट जो लेयर्स हैं, उन सभी का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता।
जैसे जैसे आप सन के क्लोज या ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और वो मीडियम क्या बनता जाता है, रेयर मीडियम बनता जाता है। और हम जब टुवर्ड्स द अर्थ की बात करते हैं तो वो मीडियम कैसा मीडियम बनता जाता है, डेंसर मीडियम बनता जाता है। तो उस कुछ फिनोमिना में अपन देखते हैं कि रेफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब की बात करते हैं। ये नोट कर लिया, रेफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, यानी ग्लास स्लेब से रेफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो आप इसको समझिए अच्छे तरह से। क्या रेफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, रेफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब, किसी ग्लास स्लेब से रेफ्रैक्शन को देखते अपन। ये देख रहे हैं कि अपने पास एक क्या है, ग्लास की स्लेब है। ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज ए ग्लास स्लेब, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है। लेबोरेटरी में भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें अपन देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली भी बताएंगे आपको। ये आपके पास में ये जो मैं ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं वो एक इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे इस तरह से। और रियल में इस इंसिडेंट रे को यदि यहाँ रेफ्रैक्शन नहीं होता तो कैसे निकल जाना चाहिए था, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था। तो व्हाट इज डॉट डॉट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो आपने ड्रॉ की है ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और यहां जो मैं बना रहा हूं ये जो देख रहे हैं आप ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। जैसे ये डेंसर मीडियम में आ रही है तो डेंसर मीडियम में आने पर ये क्या होगा, सीधे न जा करके, इसका कारण भी मैं बताऊंगा। मैंने कहा था स्नेल्स लॉ, ये टॉपिक करवा के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो नॉर्मल की ओर क्यों आती है, क्योंकि इसका सबका जो रीजन है वो स्नेल्स लॉ है। उससे मैं बताऊंगा कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों आ रही है। अभी मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग आप चलें कि ये सीधी न जा करके डेविएट होगी और किधर जाएगी, नॉर्मल की ओर इस तरह से। अब ये यहां ऐसे न जा करके अब की बार क्या होगा, ये जैसे नॉर्मल है, इसका नॉर्मल किधर बना है, ये नॉर्मल है और यहां ये नॉर्मल था। अब की बार ये क्या होगा, बाहर निकलेगी और बाहर निकलेगी तो देखो ये रेयर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था, है ना। और ये कैसा आया, डेंसर मीडियम आया, ये मीडियम आ गया डेंसर मीडियम, क्योंकि ये क्या है, ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब है ना। एयर से ग्लास स्लेब में एंट्री की है। ये कौन सी रे थी आपकी, ये थी इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो अपने आप को उसने क्या किया, ये जो देख रहे थे ये नॉर्मल था ना, वो नॉर्मल से नॉर्मल की ओर आ गई, स्ट्रेट न जा करके। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो ये थी, ये जो देख रहे हैं आप डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये। अब देखो ये यहां सीधी न जाकर के किधर आई है, नॉर्मल की तरफ आई है, फिर यहां स्ट्रेट चली क्योंकि यहां मीडियम चेंज नहीं हुआ। जैसे ही यहां मीडियम चेंज होगा फिर से आपने क्या बना लिया, नॉर्मल। अब की बार ये कहां से, डेंसर से फिर से कैसे मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अब की बार इसको किधर होना है, नॉर्मल से दूर होना है। ये जो डॉट डॉट है वो नॉर्मल स्ट्रेट न जा करके, सीधी न जा करके ये नॉर्मल से दूर होगी इस तरह से। और ये जो देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है और इसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। रियल में देखेंगे इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। लेकिन कहां फर्क है कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो गई है, ये जो डिस्टेंस है ये है। वैसे डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। सो ये जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
सो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द, ये वाली जो रे है ये, इसको आप कौन सी रे बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ये जो रे जो देख रही है, ये जो बाहर निकल रही है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे है। तो इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को, बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को यहां से अपन डिफाइन कर सकते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर distance between direction of incident ray and emergent ray is called lateral डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझते हैं? तो ग्लास स्लैब से जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो डेविएशन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं बदलती है, बल्कि उनके बीच में क्या बन जाता है? एक डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन है। यदि आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है क्या? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो नोट डाउन।